Assalamualaikum. I am Dr. Nida Waheed and today I will discuss temperature regulation chapter that is the part of exercise physiology lecture series. So we will discuss how the environment affect on exercise. Ectotherms वो animals जो कि अपने environment से heat gain कर रहे होते हैं. आपके पास fish है, reptiles हैं, amphibians हैं. Endotherms की हम बात करें तो वो जो अपनी heat खुद produce करते हैं. बहुत सारे mammals हैं, birds हैं, fishes हैं. Homeotherms की हम बात करें वो एनिमल्स जो कि अपना कांस्टेंट कोर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं. एंड ह्यूमंस आर होम्योथर्म्स. अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास दो तरह का टेम्परेचर होते हैं. एक तो होता है स्किन टेम्परेचर, एक होता है कोर टेम्परेचर. स्किन टेम्परेचर की हम बात करें तो शेल टेम्परेचर भी हम इसको कह सकते हैं. कोर टेम्परेचर इज द टेम्परेचर जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है. डीप बॉडी टेम्परेचर जितने भी जो ऑर्गन्स हैं उनके जो टेम्परेचर होता है, हार्ट, लंग, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, उनके टेम्परेचर को हम कोर टेम्परेचर कहते हैं. अगर हम इन दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस की बात करें तो जितना फ्लोर और सीलिंग में डिफरेंस होता है इसी तरह इनके टेम्परेचर में भी डिफरेंस होता है. ओवरव्यू ऑफ हीट बैलेंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. ह्यूमंस आर होम्योथर्म्स जो कि अपना कांस्टेंट कोर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं. नॉर्मल कोर टेम्परेचर हमारा कितना होता है 37 सेंटीग्रेड. अगर ये 45 सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके जितने प्रोटीन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, सब क्या ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, एट द एंड आप मर जाएँ. और अगर ये 34 सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, एरिथमिया स्टार्ट हो जाए तो भी प्रॉब्लम है. तो ह्यूमंस को क्या चाहिए? ह्यूमंस के लिए अगर नॉर्मल कोर टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे दैट इज़ 37 सेंटीग्रेड तो हम बिल्कुल सही हालत में अपने काम करते रहेंगे. और थर्मल ग्रेडियंट की बात करें यानी कि हमारे कोर टेम्परेचर स्किन टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होना चाहिए तो आइडियल 4 सेंटीग्रेड का डिफरेंस होना चाहिए. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी में कोई ऐसे एरिया में जहाँ बहुत सर्दी है तो वहाँ 20 सेंटीग्रेड तक भी तब्दील हो सकता है. ओवरव्यू ऑफ हीट बैलेंस की बात करें तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, यानी जितनी हीट गेन होती है उतनी ही हीट लॉस होती है. टेम्परेचर मेजरमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज के देखें तो हम किस किस के थ्रू मेजर कर सकते हैं. डीप कोर टेम्परेचर की बात करें तो डीप कोर टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स हैं जिसको हम थर्मोकपल्स भी कहते हैं या थर्मिस्टर्स भी कहते हैं, जो आपके रेक्टम, एयर या एसोफेगस के ज़रिए हम कोर टेम्परेचर लेबॉर्ट्री में मेजर कर रहे होते हैं. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो कोर टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, पर ये आइडियल या गुड एस्टिमेशन नहीं है. और अगर हम एथलीट्स की बात करें तो हम उसमें टेम्परेचर सेंसर टेलीमेट्री सिस्टम के ज़रिए भी हम उनमें प्रैक्टिस के दौरान कोर टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है. कैसे फ़र्क डालता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. टेम्परेचर मेजरमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज. टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है स्किन का तो आप क्या करते हैं, थर्मिस्टर्स को स्किन के डिफरेंट एरियाज पे प्लेस करते हैं. फोरहेड, चेस्ट, फोर आर्म, थाई, काफ, एब्डोमेन, बैक, इन 7 एरिया का आप टेम्परेचर ले लेते हैं जो भी है और इसको 7 से डिवाइडेड आज कर देते हैं तो आपके पास टोटल मीन स्किन टेम्परेचर आपके पास आ जाता है. थर्मोमीटर हमारे पास हैं, डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, आपका कोर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं. गोल की हम बात करें, टेम्परेचर गोल क्या होता है हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन गोल इसलिए होता है, क्या हुआ है कि हमारे जो कोर टेम्परेचर हमेशा मेंटेनेंस फेज में रहना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट हो रहना चाहिए. और ये तभी होगा जब हमारी हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस इक्वल होगी. अगर ये बैलेंस ख़राब हो जाए, हीट गेन ही हो रही है या हीट लॉस ही हो रही है, गेन 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 या हीट लॉस 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 लॉस, तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा जिसकी बॉडी बेसिस पे हमारी बॉडी काम करना छोड़ देगी. हीट प्रोडक्शन की बात की जाए तो जब हम रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो हमारा जो हीट प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. थोड़ा सा होता है, ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं होता. लेकिन जब हम एक्सरसाइज करें तो हीट प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. हीट प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल होता है, क्लासीफाइड हुआ है 2 तरीक़ों से. एक होता है वॉलंटरली और एक होता है इनवॉलंटरली. वॉलंटरी मसल्स की हम देखें हीट प्रोडक्शन कैसे हो रहा था, हमारे मसल्स हैं, लार्ज मसल्स हैं, वो हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं
और जब हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोडक्शन की बात की तो वॉलेंटरली और इनवॉलेंट्री डिवाइडेड है। इनवॉलेंटरीली मस्कुलर रिस्पॉन्स यानी हमारे जो मसल्स हैं वो हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इनवॉलेंट्री हम देखें तो हीट प्रोडक्शन किस वजह से होता है, सर्दी में हो रहा होता है प्रोबेबली जब भी आप शिवरिंग कर रहे होते हैं, और ये अपनी मर्ज़ी से, जब आप बहुत ज़्यादा सर्दी में तो आप अपनी मर्ज़ी से शिवरिंग नहीं कर रहे होते, ऑटोमेटिकली शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली आपकी हीट मैकेनिज़्म है, हीट को मैनेज करने का तरीका। आपकी हीट प्रोडक्शन 5 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा आपके हार्मोन्स है, हार्मोन्स थायरॉक्सिन एंड कैटेकोलेमाइंस। थायरॉक्सिन क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहे होते हैं, एंड कैटेकोलेमाइन जिसमें आपके एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन है, ये आपको आपका सेल मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। हीट प्रोडक्शन की में जो आपके हार्मोन्स है वो आपका नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का पार्ट है। हीट प्रोडक्शन वॉलेंट्री होता है, डैट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से अपने मसल्स को मूव कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और इनवॉलेंट्री कैसे होता है, शिवरिंग। शिवरिंग एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक शिवरिंग मैकेनिज्म है, एक है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जिसमें आपके हार्मोन्स आ रहे हैं। हीट लॉस की हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 इज़ रेडिएशन। एज द नेम शोज़ की जो रेडिएशन के थ्रू आप हीट लॉस कर रहे हैं उसको हम रेडिएशन की कैटेगरी में काउंट कर रहे होते हैं। यानी इंफ्रारेड रेस के ज़रिए जो आप क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब जैसे आप धूप में बैठे हुए हैं और आपकी जो रेस ट्रांसफ़र हो रही है, जो हीट जो लॉस हो रही है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। 60% हीट लॉस होती है जब आप रेस्ट में की पोजीशन में होते हैं, और इसी तरह आप इसी मेथड से हीट भी गेन कर रहे होते हैं। तो जैसे आप सर्दियों में आप बाहर बैठे हो, आपको बहुत जल्दी क्या होता है कि आप जो लोग सर्दी धूप लेने के लिए बैठते हैं तो रेडिएशन के थ्रू आप हीट लॉस भी कर सकते हैं, रेडिएशन के थ्रू आप हीट गेन भी कर सकते हैं। कंडक्शन। कंडक्शन बेसिकली कंडक्ट यानी जो वर्ड है उसके थ्रू, यानी कि आप किसी भी क्या करें, किसी भी सरफेस को कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट के ज़रिए आप जो हीट लॉस से हीट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। जैसे हीट लॉस का प्रोसेस होता है ऐसे हीट गेन का प्रोसेस होता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि वो जो भी टेम्परेचर डिफरेंसेस दोनों में ऑब्जेक्ट में कितना है, जो भी बॉडी है और ऑब्जेक्ट में। कन्वेक्शन को हम देखें तो कन्वेक्शन से जब आप गर्मियों में आप क्या करते हैं, आप बाहर बहुत सारी गर्मी से आए हैं और आप क्या करते हैं, पंखा आपने खोल लिया, आपने अगर आपने अपने कपड़ों को ढीला कर दिया, आपने अगर सॉक्स पहने हुए आपने उसको रिमूव कर लिया और आप रिलैक्स होकर बैठ गए, आप जो है जो फ़ैन के जो पार्टिकल्स जब एयर के ज़रिए जो आपका एयर के पार्टिकल के ज़रिए जो आपका लॉस हो रहा है, डैट इज़ थ्रू कन्वेक्शन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, हीट को लॉस कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर इज एवेपोरेशन। व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज वी यूज़ दिस प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग जो है बेसिकली एवेपोरेशन का पार्ट है। क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में आपकी स्किन सरफेसेस पे जो हीट वो पसीना आ रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, बेसिकली एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे होते हैं जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, हीट को लॉस करते हैं। एवेपोरेशन रेट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 इज़ टेम्परेचर, सेकेंड इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, थर्ड इज़ कन्वेक्टिव करंट around the body, and fourth is amount of skin surface exposed. Now we will talk about relative humidity. हम कहते हैं ना कि माहौल में नमी है, या हम सी व्यू के पास चले जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा नमी से इन्वायरमेंट मिलता है। तो उसमें जो अमाउंट, जिसमें बेसिकली जो आपके एयर में अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर है उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। आप इसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो हवा में नमी, हवा में एयर में कितना मॉइस्ट है, वाटर वेपर्स का अमाउंट कितना है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर आपकी हाई ह्यूमिडिटी होगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन लो होगा, और अगर आपकी इसी तरह अपोजिट होगा, ठीक है। हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म कैसे होता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द हीट लॉस इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन।
हीट स्टोरेज इन द बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में भी हीट स्टोर हो रहा होता है। वो कैसे? जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्किंग जो मसल्स हैं वो वर्क करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हीट प्रोड्यूस हो गया यानी हम बॉडी में हमारी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या होता है, कुछ हमारी हीट लॉस हो जाता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, और कुछ हीट जो है हमारे पास सेव होता है जो हमारे एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज हो रहा होता है। तो बेसिकली हीट गेन का प्रोसेस इक्वल होता है हीट प्रोड्यूस प्लस माइनस हीट लॉस से। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 kg ऑफ बॉडी टिश्यू बाय 1 centigrade. Heat required to raise the temperature 1 centigrade equals to specific heat multiplied by body mass. Specific heat of human body कितनी? 0.3 kcal per kg. कैलकुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी अगर आपको किसी भी एथलीट या किसी का भी बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जांपल के अ वेल ट्रेन डिस्टेंस रनर, एक डिस्टेंस रनर है, उसने क्या किया, ट्रेनिंग सेशन किया आउटडोर ट्रैक के ऊपर। दिन का जो इन्वायरमेंट है, वेदर इन्वायरमेंट दैट इज़ रिलेटिव हॉट, 30 सेंटीग्रेड, और ह्यूमिडिटी उसमें कितनी थी? 60%। उसका जो रनर का वेट है वो 60 kg और उसने 40 मिनट्स का वर्कआउट किया है, और जो VO2 मैक्स है वो 3.0 लीटर पर मिनट है। अच्छा, 15 kcal पर मिनट हो गया। अब रनर्स ने 20% एफिशिएंट वर्क किया है और जो 60% उसकी जो हीट है एक्सरसाइज में प्रोड्यूस हुई है। अब हम देखेंगे कि उसका जो हीट बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है। 20% एफिशिएंट है तो पीछे बच गया 80%। तो 80% को जब हम निकाल लेते हैं परसेंटेज में तो 0.80 आ गया, और इससे हीट लॉस किया 60% और रिमेनिंग रह गया हमारे पास 40%, जिसको हमने 0.4 में ले लिया, जो कि हमारे पास हीट स्टोरेज एनर्जी है। तो यहाँ कैलकुलेशन मैथड पे देख लेते हैं। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर देखें तो 40 मिनट्स था, और 40 मिनट्स में 1 मिनट में 15 kcal थी और पर मिनट थी। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, तो हमारे पास आ गया 600 kcal। अब हम देखें टोटल हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है। 600 kcal है तो हमारे पास ये था 20% एफिशिएंट था, तो हमने उसको जो 80% है हमने इसको निकाल लिया था, डैट इज़ 0.80। 600 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.80 से तो 480 kcal आ गया। उसके बाद हीट प्रोड्यूस स्टोर्ड कितनी हुई है, 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.40 से तो हमारे पास आ गया 192। अमाउंट ऑफ हीट स्टोरेज टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर बाय 1 centigrade, 0.83 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, फिर हमारे पास आ जाएगा 49.8। और अगर हम देखें इंक्रीज जो हमारा बॉडी टेम्परेचर 192/49.8 इक्वल टू 3.8x6। तो पोस्ट एक्सरसाइज अगर हम देख रहे हैं 37 सेंटीग्रेड डैट इज नॉर्मल टेम्परेचर, उसमें हमने प्लस कर लिया, जो हमारा आंसर है 3.86। टोटल हमारे पास आ गया 40.86। अब हम बात करते हैं बॉडीज थर्मोस्टेट की, हाइपोथैलेमस। बॉडीज थर्मोस्टेट कौन से होते हैं? इंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड सेकंड इज पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। इंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या फंक्शन कर रहा था? बेसिकली जब भी आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटीरियर वर्क करेगा, और इसी तरह जब आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस काम करेगा। इंक्रीज होगा तो क्या होगा? स्वेटिंग होगी, एवापोरेशन रेट जो है हीट लॉस वो बढ़ जाएगा, स्किन ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा ताकि हीट लॉस हो सके। उसके बाद पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में देखें तो डिक्रीज कोर टेम्परेचर होगा, इसमें आपको शिवरिंग और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होंगे, हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, स्किन ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा ताकि हीट लॉस कम से कम हो। इस तरह आपका जो है जो आपका हाइपोथैलेमस है थर्मोस्टेट के तौर पे आपकी बॉडी में काम कर रहा होता है जब भी सर्दी हो या गर्मी हो। अब अगर हाइपोथैलेमस में यानी आपको थर्मोस्टेट में कोई मसला आ जाए तो आपके क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है। यानी अगर आपका बॉडी टेम्परेचर अबव देन नॉर्मल हो गया है तो आपको कोई सी भी वजह तो फीवर हो जाएगा। कोई भी वजह हो सकती है, प्रोटीन टॉक्सिन या बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अब आपके क्या है बेसिकली आपका जो हाइपोथैलेमस है जो सेट पॉइंट है उसमें तब्दीली आ गई है, उसमें आपका क्या आ गया? चेंज आ गया।
थर्मल इवेंट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जैसे जैसे एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ती है हीट प्रोडक्शन भी बढ़ता है, इसी तरह आपके बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, लीनियर इंक्रीज़ हो रहा है। और बॉडी टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज़ होगा तो आपके एक्टिव मसल्स इज प्रोपोर्शनल टू योर कोर टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिकली आपके कोर टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी से, यानी जिस तरह की अभी आप एक्सरसाइज करेंगे उस हिसाब से आपका बॉडी टेम्परेचर वैसे ही चेंज हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस की बात करें, 3 प्रोसीजर्स है, एवापोरेशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट लॉस होता है आपका एवापोरेशन से। हीट इंडेक्स की बात करें तो मेजर ऑफ बॉडीज परसेप्शन ऑफ हाउ हॉट इट फील्स। आपने देखा किसी को ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, किसी को ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, कुछ लोगों को सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है और कुछ लोगों को गर्मी बहुत लगती है। बेसिकली इट्स ड्यू टू हीट इंडेक्स, यानी कि आपकी बॉडी क्या, आपका क्या परसेप्शन है, फीलिंग क्या हो रही है। एक्सरसाइज इन द हीट, अब आप कर रहे हैं हॉट या ह्यूमिड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज, तो अब आपकी बॉडी पे जो 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 आपकी बॉडी पे जो डिमांड्स वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नेचुरली भी, जब एक्टिव मसल्स काम करेंगे एक्सरसाइज इंटेंसिटी के हिसाब से वो रेज होगा, और आपके एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर वो भी इंक्रीज है, रेज हुआ है, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चैलेंज आएगा। एक टाइम तक बॉडी इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर देते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप इंटेंसिटी के हिसाब से आपकी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो एट टाइम्स आपकी बॉडी में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और अब आपकी जो बॉडी को हीट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हीट हाइपरथर्मिया या आपको हीट इंजरी भी हो सकती है। हायर स्वेट रेट की बात करें तो 4 to 5 लीटर पर आवर के हिसाब से भी आपका स्वेट रेट हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। Exercise related heat injuries can be prevented. There are some certain guidelines. If you follow on the guidelines, then you can prevent yourself from heat injuries. Number 1 is you have to do exercise during the coolest part of the day. So you can minimize your exercise intensity and duration on hot or humid days. So if you want to do exercise on hot humid days, you have to lower the exercise intensity. तो ऑटोमेटिकली आपको जो हीट इंजरीज के जो चांसेस है वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कम हो जाएंगे। एक्सपोज योर बॉडी सरफेस एरिया as maximum as you can exposed. You can do rest intervals during exercise, and most importantly take water breaks. So if you follow on these guidelines, you can prevent from heat injuries. Prevention of dehydration during exercise. There are some certain guidelines to prevent yourself from dehydration. So we will discuss the guidelines. You have to hydrate yourself during exercise, pre-exercise and post-exercise. अगर आप एक्सरसाइज से पहले पानी पी रहे हैं तो यू कैन टेक 400 to 800 ml fluid within 3 hours prior to exercise. During exercise, you can take sips of the water in between different exercises. Take water in the form of sips. 1 kg body weight equal to 1.5 liter fluid replacement. You can measure yourself body's fluid requirement. मॉनिटर यूरिन कलर भी होता है। आप ये एक भी प्रोसीजर जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप कितना फ्लूइड ले रहे हैं, कितना वाटर कंटेंट ले रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने हाइड्रेटेड हैं, वेल हाइड्रेटेड हैं या डिहाइड्रेटेड हैं। यू कैन ऑब्जर्व योर यूरिन कलर। इफ इट्स लेमनेड देन यू हैव टू टेक अ लॉट्स ऑफ वाटर. And if the color changes into whitish, then it means that you are well hydrated. You can take sports drink for rehydration too. Exercises performance in a hot environment. अगर आप बहुत गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एट टाइम्स आपकी बॉडी जो मसल्स हैं उनमें फटीग होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड होगी। आपकी मेंटल ड्राइव जो होती है मोटर परफॉर्मेंस की वो कम हो जाएगी, मसल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेटेड हो जाएगा एंड लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। आपको पता है जब भी लैक्टिक एसिड बढ़ता है
तो आपकी बॉडी फिटीग में चली जाती है और फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो जब भी आप गर्मियों में एक्सरसाइज करें तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज इंटेंसिटी को मेजर करें। आप डिसाइड करें कि आपको कैसे हाई एंड लो और इसके बीच में आपको इंटरवल्स भी रखना ज़रूरी है, ताकि आपकी मेंटल ड्राइव भी जो मेंटल ड्राइव है, आपकी ब्रेन ड्राइव, वो प्रॉपर वर्क करती रहे और आप एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा थके नहीं। जेंडर एंड एज डिफरेंसेस इन थर्मो रेगुलेशन। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स लेस टॉलरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। अब हम देखें लेस टॉलरेंट क्यों होती हैं। लेस टॉलरेंट इसलिए होती हैं कि लो स्वेट रेट होता है, इसके अलावा जो बॉडी फैट की परसेंटेज है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। अच्छा, आपने नोट किया कि बूढ़ों को बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। वो मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी, मतलब एसी बंद करके बैठे होंगे और सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है कंबल्स ओढ़े हुए होंगे, उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़े हुए होंगे और उनको बहुत ज़्यादा जो गर्मी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है, क्योंकि एज के साथ साथ जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। तो हाँ, इसके रीज़न क्या हो सकता है कि डीकंडीशनिंग हो जाती है एज के साथ साथ और हीट एक्लेमेटाइजेशन लैक हो जाता है। हीट एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, लेट्स डिस्कस। Heat acclimatization, basically regular exercise in a hot humid environment results in a series of physiological adjustment designed to minimize disturbance in homeostasis due to heat stress. This is referred to as heat acclimatization. जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी बॉडी कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में जाती है, और अगर आप गर्मियों में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 7 से 14 दिन लगते हैं इसको मैनेज करने में। और अगर आप एक्सरसाइज कुछ दिन तक नहीं करते हैं तो वापस एक्लेमेटाइजेशन लॉस्ट हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी एक्लेमेटाइजेशन की स्टेट में जाती है। अगर आप सर्दियों में एक्सरसाइज करें तो कोल्ड एक्लेमेटाइजेशन होगा, और अगर आप गर्मियों में एक्सरसाइज करें तो हीट एक्लेमेटाइजेशन होगा एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। हीट एक्लेमेटाइजेशन में क्या होता है, योर प्लाज्मा वॉल्यूम विल इंक्रीज, अर्ली ऑनसेट ऑफ स्वेटिंग, हाई स्वेट रेट, sodium chloride loss will be reduced as your skin blood flow will reduce, and most importantly cellular heat shock protein will increased. अब हम देखें क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, कैन स्वेट क्लोथिंग प्रोमोट्स हीट एक्लेमेटाइजेशन। तो हम इसको देख लेते हैं। बेसिकली स्वेट क्लोथिंग क्या होता है, कूल क्लाइमेट में जब भी हमें जो बॉडी टेम्परेचर को के ऊपर वर्क करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये स्वेट क्लॉथिंग यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी जल्दी से एक्लेमेटाइज हो जाए। तो इफेक्टिव तो है, लेकिन ये हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं ये लोग। हीट एक्लेमेटाइजेशन एंड हीट शॉक्ड प्रोटीन हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही चीज़ डिस्कस्ड है यहाँ पे। नाउ वी विल डिस्कस्ड अबाउट एक्सरसाइज इन कूल एनवायरनमेंट। सर्दियों में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले कूल एक्लेमेटाइजेशन होती है, आपका जो हीट लॉस है वो कम होता है। जब हीट लॉस कम होगा तो ऑटोमेटिकली योर हीट इंजरी चांसेस विल बी लो। अब आपकी बॉडी में हाइपोथर्मिया होगा, जब हाइपोथर्मिया होगा तो उसके बेसिस पे लॉस ऑफ जजमेंट हो सकती है और कूल इंजरी के भी चांसेस क्या होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब आप, क्योंकि हाई टेम्परेचर की कोल्ड में भी हाई टेम्परेचर की बात हो रही है तो ये होगा। कोल्ड एक्लेमेटाइजेशन की हम बात करें तो जब भी आपका स्किन टेम्परेचर लो होता है तो शिवरिंग बिगेंस हो जाती है, आपकी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस यानी आपके हार्मोन्स वो इंक्रीज और एक्टिव हो जाते हैं, ताकि आपके हाथ और पाँव, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप सर्दियों में देखें आपका पेरिफेरल ब्लड फ्लो ज़्यादा जल्दी वो जो होता है चेंज हो जाता है, आपको हाथ पाँव में ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका हैंड एंड फुट टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपके जो सोते हैं वो अब ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका दिल चाहता है आप सारा दिन सोते रहें। एडेप्टेशन होने में आपको तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है। That's all about today's lecture. Basically this is an overview of the chapter. If you find any term difficult, you can comment in the comment section. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.